आनंद बड़ी और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो लेकर आए, इसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना अनफेयर कंपटीशन डॉक्यूमेंट्री। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीमिंग भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ऑन पेपर आज के इंडिया और चाइना के फॉर्मेशन में बस 2 साल 1 महीना और 16 दिन का ही फर्क है, पर वास्तविकता में लाइट ईयर्स का फासला है। इंडिया को कॉलोनियल रूल से आजादी के साथ साथ पार्टीशन का दर्द भी मिला, जिसमें नियरली 2 से 10 लाख लोगों की जान गई। ब्रिटिश डेटा के हिसाब से ये आंकड़ा करीब 2 लाख का है, पर कुछ हिस्टोरियंस की माने तो ये आंकड़ा करीब 20 लाख तक भी जाता है। और इस दौरान 1 करोड़ रेफ्यूजी भारत में आए, जो हिस्टोरिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन मूवमेंट था। ऑल्दो ये मैटर मेनली पंजाब और बंगाल रीजन में ही सिग्निफिकेंट था और इससे इकोनॉमी पर लोड भी पड़ा, पर इंडिया ने संभाल लिया। ऑल्दो भारतीयों को एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मिली थी, जहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम करीब 250 रुपए रही उस समय के हिसाब से, और आज के हिसाब से करीब 15 से 20 हजार रुपए। फिर भी ये बहुत कम था। कंपैरिजन के लिए आज हमारी पर कैपिटा इनकम करीब 2,35,000 है, और फिर भी आज हम वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा नेशंस हैं। अगर कुछ अमीर आदमियों को हटा दिया जाए तो स्थिति और दयनीय हो जाती है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त कितनी गरीबी, कितना आटा, कितना पानी और कितना गीला रहा होगा। लोगों के पास न कपड़ा था, न रोटी था, न मकान था। ऊपर से 82% जनता अनपढ़। ऊपर से इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके चले गए। लेकिन उन लोगों ने अपने पीछे एक फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर छोड़ा, जो कॉलोनियल नीड्स के लिए डिजाइन था, जैसे 2100 मेगावाट की बेसिक सर्वाइवल लायक पावर जनरेशन कैपेसिटी और 53,000 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क देश का माल लूटने के लिए। मतलब मोटा मोटी ब्रिटिशर्स ने देश की गैया गति तो अच्छे से की, पर बेसिक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर छोड़ा, जैसे कि गवर्नेंस मॉडल, एडमिनिस्ट्रेशन और जो लुटियन दिल्ली का इलाका है उस तरह का, जिससे एक्सपैंड किया जा सकता था रादर देन बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। Let's say China. 1940s में चाइना ने भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और फिर चाइनीज सिविल वॉर के दौरान नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने पैसा ही पैसा छाप दिया मिलिट्री एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। मई 1949 में चाइना के पास इतना पैसा हो गया कि वो $1 को बस अब 23.3 मिलियन युआन देकर खरीद रहा था। करेंसी इतनी वर्थलेस हो गई कि एक सिंगल ग्रेन ऑफ राइस की कीमत करीब 130 युआन हो गई। और अभी तो बस एल लगे हैं, बाकी अल्फाबेट्स का लगना बाकी था। चाइनीज सिविल वॉर में करीब 1 से 2 मिलियन लोगों की जान गई, और उसी दौरान फिर सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हुआ, जिसमें भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ। जापानीज इंपीरियल आर्मी ने ईस्टर्न और सेंट्रल चाइना को इन्वेड करके ऑक्यूपाई किया, मसैक्रेज मचाए, बॉम्बिंग किए, प्रॉपर स्कॉज्ड अर्थ टैक्टिक्स खेले, जिसके तहत मिलिट्री हर उस चीज को बर्बाद कर देती है जो उसके हिसाब से एनिमी कभी इस्तेमाल में ले सकता है। और ये तांडव खत्म हुआ 1945 में, जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। और इस वॉर में सिर्फ जापान नहीं हारा, 20+ मिलियन चाइनीज लोगों की जान गई इस वॉर में। चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। चाइना की माइंस और फैक्ट्रीज पूरी तरीके से खत्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खत्म, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से खत्म, कुछ इलाकों में फेमाइन तक आ गया। और सिविल वॉर तो चल ही रहा था, जो कि 1949 में खत्म हुआ, जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हराकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाई। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से कई जगहों में बार्टर सिस्टम देखने को मिला। कुल मिला के पूरे देश को ग्राउंड जीरो से रीस्टैब्लिश, रीबिल्ड करना था। कंपैरेटिवली इंडिया चाइना से कहीं बेहतर स्थिति में था। फिर ऐसे क्या फंडामेंटल बदलाव हुए कि आज चाइना वो एग्जाम्पल है जैसा बनने के लिए लोग इंडिया को ताना देते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों देशों के बीच में नजर आता है वो है उनकी इकोनॉमी का। In 2023, India's GDP was just $3.5 trillion. Whilst China had more than $17 trillion. 1949 के डेवस्टेशन के बाद चाइना के पास बर्बाद इकोनॉमी के अलावा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, जो कि बाद में उसकी सुपर पावर साबित हुई। चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो हर चीज को ओन करती थी, कोयले खदान से लेकर चाय के बागान तक सब कुछ सरकारी था। उसने अपने सेकंड 5 ईयर सोशल इकोनॉमिक प्लान में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए। माओ जेडोंग अंकल ने चाइना को अग्रेरियन यानी कि खेती बाड़ी सोसाइटी से फटाफट सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का मन बनाया। सारे एग्रीकल्चर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया और लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, जैसे कि बैकग्राउंड फर्नेसेस। सरकार ने लोगों को भट्टी गिफ्ट किया स्टील पिघलाने के लिए, और मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन मचा डाला, जिसका रिजल्ट परिणाम हुआ भयंकर फेमाइन, जिसमें करीब 30 मिलियन लोगों की जान गई। Can you imagine what it's like to starve to death? To spend your days with nothing to eat? You got very thin, and as you got thinner, at a certain point you had swelling. You'd be so swollen that it scared people.
You had bruises all over your body. और इसका नामकरण हुआ ग्रेट चाइनीज फेमाइन। फूड प्रोडक्शन 30% से गिर चुका था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और एकमात्र सोर्स जो दिखाई दे रहा था वो था इंसेक्ट। वही वहाँ का क्रिटिकल सर्वाइवल फूड बना और वैसे भी कल्चर का पार्ट था ही पहले से, तो अडेप्ट करना मुश्किल नहीं था। सरकार ने 4 पेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया जिसमें रैट्स, फ्लाइज, मॉस्किटोस और स्पैरोस को खाना चालू किया लोगों ने। और क्या दबा के खाया भाई। 1.5 बिलियन रैट्स, 220 मिलियन पाउंड फ्लाइज, 24 मिलियन पाउंड के करीब मॉस्किटोस और 1 बिलियन स्पैरोस पेल दिए इन लोगों ने। एक टीम कौन रहा था भाई इन सबको? तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 27 तिया 63। लोगों ने इतना स्पैरो खाया कि इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ गई और फसलें बर्बाद हो गई और फेमाइन फेमिनाइन बन गया। वैसे इस 5 ईयर प्लान का नाम ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। जनता को फॉरवर्ड करते करते सीधा स्वर्ग ही पहुंचा दिया इसने तो। Mao's most disastrous policy of all, the Great Leap Forward, his attempt to modernize China's economy that led to famine and, say some historians, the deaths of at least 45 million people. पर इस चक्कर में मशीनों के बारे में सिखाने बताने के लिए लोगों को गवर्नमेंट को एजुकेट करना पड़ा। मास एजुकेशन कैंपेन्स लॉन्च किए गए। माओ के पास और बहुत अच्छे आइडियाज थे, पर सैडली चचा 1976 में कार्ल मार्क्स ऊफा के पास पहुंच गए। Like a little angel that killed 50 million people. और फिर आया था ओजी नायक। 1978 में देंग जियोपिंग ने कहा बिल्ली काली है या सफेद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चूहा मारती है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। Deng said in order for China to become a prosperous communist state, it had to adopt some capitalist practices. Under his plan, China would retain its socialist political ideology, but combine it with market economy reforms. और इस मेंटालिटी के साथ इस आदमी ने अपनी इकोनॉमी के हर एक चूहे को पकड़ के खत्म कर दिया और कई ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे इकोनॉमी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी, जिसका एम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना था देश के बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। From 1980 to 1981, 4 special economic zones were set up in the southeastern coastal towns of Shenzhen, Zhuhai, and Shantou in Guangdong Province and Xiamen in Fujian Province. जिससे बिजनेसेस स्मूथली ऑपरेट कर सकें और उन्हें एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके। और यहाँ चाइना की सुपर पावर एक्शन में आ गई। चाइना ने वर्ल्ड की बिजनेसेस को मास लेवल पर स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल कराए एट लोएस्ट कॉस्ट, जो कि उस समय के बिजनेसेस की सबसे बड़ी जरूरत थी और चाइना के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था। तो इस तरीके से दुनिया में कहीं भी किसी का भी आइडिया हो उसे आकार देने का काम करेगा चाइना एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जियोपिंग ने उपजाऊ जमीनों को वापस से किसानों को दे दिया, जो कि माओ जेडोंग की सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया था। इसके अलावा प्रोविंसेस का डिसेंट्रलाइजेशन भी किया गया। उन्हें अपने टैक्स, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पर पूरा कंट्रोल दिया गया। साथ ही वो टैक्स का एक हिस्सा अपने पास भी रख सकती थी, जिससे उन्हें इंसेंटिव मिलता था अपनी लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने का। लोकल गवर्नमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जमीनें एलोकेट कर सकती थी और जैसा डिमांड उसके हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पूरी आजादी थी उन्हें, और ये स्ट्रक्चर आज भी दिखाई देता है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड देशों में से एक है, जहां चाइना का बजट 50% से ज्यादा लोकल लेवल्स पर खर्च होता है। इंडिया का बस 3% बजट लोकल सरकारी लेवल पर खर्च होता है। कई इंडियंस कहते हैं कि चाइना तो इतना सेंट्रलाइज्ड है, पर वो ये भूल जाते हैं कि बजट के मामले में चाइना इंडिया से 17 गुना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। जबकि इंडिया में भी उस वक्त अच्छी खासी गरीबी और भुखमरी थी, इसलिए नेहरू गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसे टैकल करने के लिए एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ओवरऑल जो एक कम्युनिटी था उस पर फोकस किया और सेंटर ऑफ अटेंशन था रूरल वेलफेयर। पर गवर्नमेंट के सेकंड 5 ईयर प्लान में वो निगलेक्ट हो गया, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस ने गवर्नमेंट को मस्त वाला इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी दिया, जिसके तहत हैवी इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, ओवरऑल जो कैपिटल गुड्स हैं उनको प्रायोरिटी में ऊपर रखा। इनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, पर जो कोर है वो पीएसयूज का ही बनेगा। जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के स्टील प्लांट्स और भेल हाल जैसे पीएसयूज हैं, ये गवर्नमेंट की कोर इंडस्ट्रीज थी। जो इमीडिएट नीड्स हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर कम फोकस किया गया, क्योंकि मेन गोल था खूब सारा कैपिटल बनाना। और इस तरीके से सारा ध्यान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर चला गया और एग्रीकल्चर के साथ बेंचिंग हो गया। पर इस डब्ल्यू प्लान की इकोनॉमिक तरक्की देखने से पहले ही 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, फिर 1965 में इंडो पाक वॉर हो गया। मिस्टियर्स और हंटर जहाज दुश्मन के फौजी ठिकानों, गोला बारूद के भंडारों, टैंक्स और व्हीकल्स पर बमबारी करते हुए उन्हें तबाह कर रहे थे। और इंडियन इकोनॉमी के एल लग गए, इन्फ्लेशन पहुंच गया आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और फूड सिक्योरिटी भी पहुंच गया आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। हालात एकदम जोरदार भुखमरी वाले हो गए। ग्रेट चाइनीज फेमाइन 2.0 हो सकता था, लेकिन I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. इंदिरा गवर्नमेंट के दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। MS स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस और प्रमोट किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला। इसकी वजह से न सिर्फ फेमाइन लाइक सिचुएशन से निपटारा हुआ, 1980s-90s में फूड प्रोडक्शन सरप्लस में भी चला गया। इंदिरा गांधी ने बहुत लोगों को निराश किया अपने बोल्ड स्टेप्स के जरिए। कांग्रेस सिंडिकेट के नेता उन्हें पुकारा करते थे गूंगी गुड़िया। इकोनॉमी पर स्टेट का कंट्रोल बढ़ाने के लिए नेशनलाइजेशन मचा दिया। कोयला, स्टील, नेचुरल गैस, माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस सब बड़ा देश न थई गया। तुम्हारे पार्ट्स के अलावा कुछ भी प्राइवेट नहीं था इस देश में उस वक्त। ओ वेट, that I am not for compulsion. Records from the time, from the Chief Secretary of the government of Uttar Pradesh. Government attach highest importance to achievement of family planning targets. Failure to achieve monthly target will result in stoppage of salary, suspension and severest penalties. Other states, all eligible cases for sterilisation in my office and department have been sterilised. Persons who have refused to get themselves sterilised have not been paid their salaries. The evidence surely, Mrs. Gandhi, that a combination of intimidation, coercion, economic sanction, not giving people licences, not giving people rights to free education and health and so on, were used by officials throughout India to force people, in effect, to have sterilisation. Yes, they were. उस वक्त तुम कुछ भी अपने मन से नहीं खोल सकते। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, घाघरा चोली, सबके लिए लाइसेंस लगेगा जो कि स्टेट इशू करेगी। और इस तरीके से हमारे देश की पूरी इकोनॉमी का सेंटर बन गया ब्यूरोक्रेसी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लोग इतना सेक्स कर रहे हैं इसका मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है मतलब देश में गरीबी है, और देश में गरीबी उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि वो 1971 के इलेक्शन का स्लोगन भी बन गया। आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था, पर इस पर कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया। लेकिन 1975 के 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में 20 सूत्री कार्यक्रम कहा गया, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान था जिसका उद्देश्य देश की गरीबी और मार्जिनलाइज्ड लोगों की परिस्थिति सुधारना था। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस के जरिए, जिसे आगे चल के कई सरकारों ने अपनाया। पर उस वक्त इस उत्तम विचार के आचार में फंगस लग गया और पुअर डिलीवरी के चलते उस वक्त इस प्लान का मिसकैरेज हो गया, और सरकार का भी। Mrs. Gandhi is assassinated. Her son takes over. इस इंसिडेंट से देश को जोर का झटका जोर से लगा और हर तरफ से लगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, करंट अकाउंट माइनस में चला गया और देश के पास मात्र 2-3 हफ्तों तक कई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। देश बैंकरप्सी की कगार पर आ गया था, जिसका एक ही सोल्यूशन था देश का 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना और IMF और वर्ल्ड बैंक से उधार लेना। इंडिया बिंग भारत हारा ही नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी लाई गई PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। बट एट दिस मोमेंट चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था और दुनिया उसके कस्टमर। चाइना प्रोवाइडर बन चुका था और दुनिया राइडर। उसका फिस्कल डेफिसिट लगभग 1% हो चुका था GDP का, मतलब फिस्कल डेफिसिट कम और इकोनॉमी पे कंट्रोल टाइट। जबकि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी और टाइट सिर्फ यहाँ रेगुलेशन थी। विद ऑल दैट चाइना की लिटरेसी 78% हो गई और इंडिया 52.2%। कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. चाइना एक क्लासलेस, एजुकेटेड, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहता था जिसका एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सोवियत मॉडल ऑफ एजुकेशन उठाया जो यूनिवर्सिटीज और पॉलिटेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा था इंस्टेड ऑफ बेसिक एजुकेशन, और इसलिए 1952 में गांव यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत हुई। लेकिन वहीं पर 1956 तक आधे से भी कम बच्चों ने स्कूल जैसी कुछ चीज का नाम सुना था। बाकी 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ के तहत 9 साल फ्री गारंटीड एजुकेशन पॉलिसी लाई। सन 2000 तक ऑलमोस्ट सभी चाइनीज बच्चों ने प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल कंप्लीट कर लिया। बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी बनाई गई, अर्बन स्कूल्स वेल स्टाफ्ड, मॉडर्न, एकदम झकास। इंडिया में प्लानिंग कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT जैसे की इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुई। 10+2+3 का एजुकेशन स्ट्रक्चर, कोर करिकुला, बढ़िया साइंस, टेक, मोरालिटी को महत्व देते हुए डिजाइन किया गया, पर रियलिटी में ये उतना आ नहीं पाया। 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई एडेड फीचर्स के साथ फ्री यूनिवर्सल स्कूलिंग पर अगेन। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ
गांठ मार के। 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिड डे मील्स ने 1970s में रूरल प्राइमरी एनरोलमेंट बढ़ा तो दिया, पर वो बच्चे पढ़ने लिखने नहीं खाना खाने आते थे और इसलिए लिटरेसी पर कोई खास मेजर फर्क नहीं पड़ा। 80s 90s के दौरान बहुत सी चीजें हुई। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ओपन यूनिवर्सिटीज, रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस में चेंजेस हुए, जबकि बेसिक एजुकेशन का हाल अभी भी खराब ही है। एलपीजी पॉलिसी के जरिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आए अपनी क्वालिटी एजुकेशन लेकर, पर वो सिर्फ अमीरों के लिए ही एक्सेसिबल था और इसकी वजह से रूरल गैप बढ़ने लगा। दोनों देशों ने ड्रामेटिकली अपनी यूनिवर्सिटीज एक्सपेंड किए। 1950s में कुछ दर्जन यूनिवर्सिटीज से 2020 में चाइना 3000 प्लस यूनिवर्सिटी और इंडिया करीब 900 यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया। चाइना ने 211, 985, C9 प्रोजेक्ट्स के जरिए खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया और टॉप टियर ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटीज बनाए। इंडिया ने भी IIM, IIT इंस्टीट्यूट्स बनाए, लेकिन ओवरऑल पर स्टूडेंट फंडिंग के मामले में चाइना कहीं आगे था इंडिया से। इंडिया में बेस्ट एजुकेशन सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में ही पॉसिबल है, जो कि हर किसी के लिए पाना इम्पॉसिबल है, और वो इतने बेस्ट है कि ग्लोबल रैंकिंग में टॉप करते हैं पीछे से। एज ऑफ 2020 दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में चाइना की 8 यूनिवर्सिटीज हैं और इंडिया की एक भी नहीं। एजुकेशनल क्वालिटी पर किए गए इंटरनेशनल असेसमेंट में चाइना बहुत दूर है इंडिया से। पीसा सर्वे में चाइनीज बच्चों ने 95% स्कोर किया है बेसिक प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग में और 98% किया है मैथ में, जबकि भारत ने वर्चुअली कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन जब एक बार किया था तब टॉप किया था, पीछे से सेकंड लास्ट आई थी रैंक हमारी। एनरोलमेंट रेट दोनों देशों के ज्यादा है, पर इंडिया में 10th ग्रेड के बाद बहुत से बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन चाइना में 95% तक जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक जाते हैं। और टर्सरी एजुकेशन में चाइना की ग्रॉस एनरोलमेंट 2018 में लगभग 54% और इंडिया की लगभग 27%। दोनों देशों का लिटरेसी स्टेटस कुछ इस प्रकार है कि चाइना है 95% में और इंडिया है 64% में। और इन सब के पीछे जो सुप्रीम एंटिटी का हाथ है वो है गवर्नेंस। बहुत से लोगों को लगता है कि भारत चाइना से आगे सिर्फ चाइना बनकर ही बढ़ सकता है। चाइना कैसे बनेगा? एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अपनाकर। कम्युनिस्ट चाइना में 1 पार्टी सिस्टम चलता है, एक पार्टी बस। कोई इलेक्शन का खर्चा ही नहीं करते वो लोग, कंजूस है ना। इंडिया जितना बजट थोड़ी उन लोग का। अभी तो अपन लोग का 4 ट्रिलियन भी क्लियर हो गया। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. कम्युनिस्ट पार्टी CCP के पास अल्टीमेट अथॉरिटी देश की। ये आपस में एक इको चैम्बर बना के खुद ही फैसला कर लेते हैं और खुद ही पीएम चुन लेते हैं। अभी जो CCP का 2012 का सेक्रेटरी जनरल है वही पीएम भी है 2013 से, पता नहीं कितने टाइम के लिए, क्योंकि 2018 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म की लिमिट ही खत्म कर दी। China's rubber stamp parliament has overwhelmingly voted to abolish presidential term limits, clearing the way for Xi Jinping to remain president for life. Now official that Mr. Xi Jinping has been re-elected as China's president for an unprecedented third term by China's largely ceremonial parliament, and we have to add as well that it was a unanimous vote by close to 3,000 delegates, no votes against, none abstaining. CCP के लगभग 97 मिलियन मेंबर्स की एक सेंट्रल कमेटी होती है 370 मेंबर्स की, जो पॉलिट ब्यूरो को इलेक्ट करते हैं, जो कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें करीब 24 से 25 मेंबर होते हैं। फिर उसका भी एक सबसेट है स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 5 से 9 मेंबर्स होते हैं और शी जिनपिंग उसी कमेटी के हीरो हैं। यही लोग लेते हैं सबसे मेजर डिसीजन हर मामले में। शी जिनपिंग पावर को कंसोलिडेट करने में यकीन रखते हैं। That's Hu Jintao, the predecessor of Xi Jinping, who was unwilling to leave his seat. Ultimately, he was forced to leave. जबकि इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के साथ। यहाँ प्रेसिडेंट का पद सेरेमोनियल होता है और असली पावर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर लोग आते हैं। साथ ही में इंडिया एक फेडरल नेशन है। सारी पावर सिर्फ सेंटर में ना रहकर स्टेट्स के पास भी अथॉरिटी होती है। बहुत से मैटर्स में स्टेट को आजादी होती है कि वो सेंटर की बात माने या ना माने और अपने हिसाब से नए नियम कानून बनाए जो कि स्टेट की सिचुएशन को सूट करता हो। बिहार आज से ड्राई स्टेट बन गया है, मतलब बिहार में आज से हर तरीके की शराब पर पूरी तरीके से बैन लग गया। इसलिए स्टेट के पास एक छोटा सा पार्लियामेंट भी होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। पर हाँ, जब बात अल्टीमेट अथॉरिटी की हो तो वो सेंटर के पास ही होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे स्टेट्स को आजादी दे रही है, वैसे ही कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में, जो कि चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, पर जुडिशरी को भी पावर है कि वो उनके बनाए गए लॉज को चेक कर सके और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाए जाने पर स्ट्राइक डाउन भी कर सके। वैसे ही इंडिया के अकाउंट्स पर नजर रखने के लिए इंडिपेंडेंट CAG होता है, फेयर इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन होता है और फिर फेयर जस्टिस के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब भारत की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर या मॉडल है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स येट एडवांस सिस्टम है, जिसकी वजह से भारत न ही रातों रात आबाद हो सकता है और न ही बर्बाद। भले ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनी सरकार कुछ समय के लिए अपनी तानाशाही चलाए, पर वो 5 साल तक के लिए ही है और ज्यादा यति कर दी तो जल्दी भी गिर जाएगी। पर ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चल सकता इधर, जबकि चाइना को सिर्फ एक माओ जेडोंग चाहिए सालों पीछे ले जाने के लिए और सालों आगे ले जाने के लिए सिर्फ एक देंग जियोपिंग।
लेकिन आज की डेट में तो वो आगे ही जाता जा रहा है। जैसे चाइना की ब्यूरोक्रेसी इंडिया से बेटर है कैपेसिटी और एफिशिएंसी के मामले में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर 2023 चाइना की गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस में स्कोर 0.68 थी, ग्लोबल रैंकिंग करीब 50, जिससे समझ आता है कि वहाँ की पब्लिक सर्विस क्वालिटी और पब्लिक इंप्लीमेंटेशन एंड सिविल सर्विस कॉम्पिटेंसी बेहतर है। हालांकि चाइना की रेगुलेटरी क्वालिटी में स्कोर -0.36 रहा, जो इंडिकेट करता है कि चाइना के रेगुलेशंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वो कभी भी कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ बना देता है और पॉलिटिकल कंट्रोल देखने को मिलता है, जिससे बिजनेसेस को सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कंपेयर टू मोर लिबरल इकोनॉमीज। लेकिन फिर भी चाइना अपने डेवलपिंग पीयर से तो ज्यादा ही बिजनेस फ्रेंडली है। देखो, बहुत अच्छे आइडियाज, प्लान्स एंड पॉलिसीज का होना कोई खास बात नहीं है, असली इंपैक्ट क्रिएट करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। भारत और चाइना को यही एक चीज इतनी अलग बनाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाइना में किसी एक आइडिया, प्लान, पॉलिसी को वास्तविकता में दिखाई देने में ज्यादा समय नहीं लगता, पर भारत में मल्टीपल लेयर्स में डिसीजन मेकिंग होती है, वोटिंग्स होती है, सहमति ली जाती है, और इस तरीके से काम बनने में या तो सरकार का वक्त खत्म हो जाता है या तो पैसा, और प्लान्स बस प्लेन बन के ही उड़ जाते हैं। और अक्सर सरकारें कई बार इन चीजों को जानबूझकर भी करती हैं, क्योंकि थोड़ा काम दिखाकर अगले चुनाव का मुद्दा किसको बनाना है उनको अच्छे से पता है। WGI की रेगुलेटरी क्वालिटी में इंडिया का स्कोर -0.14 है, मतलब यहाँ बिजनेसेस को कोई परेशान नहीं करता, ना ही कोई पॉलिटिकल इशू आता है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडिया वेलकमिंग तो है ही, पर पता नहीं क्यों वो आती नहीं है। और गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस में हमारा स्कोर 0.48 था, जो भारत की बॉटलनेक करती हुई ब्यूरोक्रेसी की घुटती हुई सिचुएशन को इंडिकेट करता है। वो सही से ना अपनी सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे हैं, और स्लो पॉलिसी मेकिंग और लेजी इंप्लीमेंटेशन की वजह से ग्राउंड लेवल तक बेनिफिट पहुंचने में सदियों लग जा रहे हैं। पर ये चीजें अब डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत बेहतर हो चुकी है, पर फिर भी गवर्नमेंट के लिए लोगों का फीडबैक किसी प्लान पे लिए जाना अभी भी मुश्किल है। इसलिए प्लान अच्छा है तो अच्छा है, और बुरा है तो बुरा, रेक्टिफिकेशन का कोई चांस ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में चाइना का स्कोर 43 था और रैंक 76 आउट ऑफ 180, वेरएस इंडिया का स्कोर 38 था, रैंक 96 आउट ऑफ 180। 2023 की WGI कंट्रोल ऑफ करप्शन इंडिकेटर में चाइना -0.01 पे था, जो कि इंडिया -0.37। अगर आंकड़ों की माने तो चाइना इंडिया जितना करप्शन कर ही नहीं पा रहा, लेकिन चाइना में लोअर लेवल पर ब्राइबरी और नेपोटिज्म जैसी चीजें होती है, और बड़े स्कैंडल्स भी हो रहे होंगे तो उनका पता कैसे चलेगा, क्योंकि वहाँ मीडिया और जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वहाँ सब सरकारी है। जब चाइनीज सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी जैसा चीज है ही नहीं, तो एक्चुअल करप्शन का लेवल मापना तो लगभग इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट को तो तुम क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते यार, हर चीज वहाँ घर की खेती, हर प्लेटफॉर्म उनका है, और तुम्हें किस बात के लिए कितनी सजा होगी ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, सिर्फ पार्टी का रूल है। यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी चाइना को सर्व नहीं करती, बल्कि CCP को सर्व करती है। जबकि इंडिया में कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स हुए, उन्हें एक्सपोज भी किया गया। In 2010, the country's topmost auditor told us that we had suffered a loss of an astronomical 1.76 lakh crore rupees because of this man, A. Raja's telecom policy. But 7 years after two PILs exposed what came to be known as the 2G scam, we were told कि कोई प्रूफ ही नहीं है स्कैम का। पर ये तो आपको भी पता है कि बिना किसी ऑफिस में खर्चा पानी दिए आपका काम नहीं होने वाला, मतलब ठीक ठाक करप्शन इधर भी है। बेहद सस्ती कीमतों पर खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। CAG ने 25 कंपनियों के नाम का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। हालांकि लोकपाल एक्ट और डिजिटलाइजेशन से थोड़ा डर का माहौल बना है। सेल्फी ले लीजिए इस पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीडिया अपनी इधर ट्रांसपेरेंट है। पेपर में तो है, रियलिटी का तो भगवान ही जाने, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं के बराबर है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने की वजह से कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है ये पता भी नहीं चल पाता। पर हाँ, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून की नजर में हर कोई बराबर भी है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में हो तो अमीर हो तो डिस्काउंट मिल जाता है। Son of real estate developer killed 2 people by running them over with his Porsche car on May 19th. Now the accused was in fact granted bail within just 15 hours of his arrest. पर एट इट्स कोर इंडियन गवर्नेंस सिस्टम एलीट लेवल का है, पर जिन प्री लेवल के लोगों के हाथ में ये है वो इसे चिंताजनक बनाता है। मतलब वो बंदर के हाथ में AK-47 वाला मीम है, वही अपना देश है। हमारा फाउंडेशन नो डाउट बहुत मजबूत है, जिसके जरिए एक बेहतर देश बनने में वक्त जरूर लग रहा है, पर जब वो बनेगा बेस्टेस्ट होगा और अपना पीक वो सस्टेन भी करेगा। पर वो पीक कब आएगा इसी का इंतजार है। अपने ओपिनियंस देना कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट पढ़ूंगा, देखता हूँ कौन क्या लिखता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कंट्री को बिल्ड करने के लिए आपको नो डाउट बहुत सारे स्टेप्स जो है वो इस तरह के लेने पड़ते हैं कि आपका कंट्री जो है वो तेज़ी से ग्रो करे, लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसे लोग भी जो है वो आकर बैठ जाते हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके से पॉलिसीज़ को, यानी कि ना सर पाँव उसका कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो आप पे इम्प्लीमेंट जो है वो कर देते हैं, और ना चाहते हुए भी जो है ना मुल्क, हालांकि अपने दिमाग से वो यही सोचते होंगे कि भाई वो सही कह रहे हैं, लेकिन मुल्क जो है ना वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना
सीरियसली एक कंट्री को एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए इतनी सारी सिचुएशंस अलग अलग आती हैं कि इंसान खुद भी थोड़ा सा ना डिसीजन लेने में उसको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ जो है वो करनी चाहिए। अपने लोग ही इतना कुछ गलत करते हैं कि उनको ही आप कह लो कि सही करने के चक्कर में जो अच्छे लोग हैं उनका टाइम भी जो है वो निकल जाता है, लेकिन जो ख़राब लोग हैं वो वहाँ पर ही आपको जनरेशन टू जनरेशन नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल पर बड़ी ज़रूरत होती है कि आप अपने सिस्टम को अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ और उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट बात तो करती है कि लाइक कि वहाँ पर राइट्स नहीं है, आपके पास वो आज़ादी नहीं है, बट आपको वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एक तरह से नज़र आती है कि सिंगल पार्टी डिसीजंस ले रही है, अपने मुताबिक लेकर जा रही है और लोगों पर, ऐसा नहीं मैं कह रही कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल आप देखो कि ग्रोथ का जो रेट नज़र आता है, जो डेटा नज़र आता है वो ज़्यादा आता है और आई थिंक ये सच है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ की बात करें तो पावरफुल कंट्रीज़ को अगर हम साइड पर रखते हैं, वो उन्होंने एक अलग से वैसे ही एजेंडा चलाया होता है कि ऐसे कंट्रीज़ जिनमें पोटेंशियल है उनको कभी वो आगे आने ही नहीं देता, या इमेज ऐसी अपनी मतलब उनकी बना कर रखता है कि लोगों के दिमाग में ना एक ऐसा उनका माइंडसेट बन जाए कि वो डरें उस कंट्री में जाते हुए या उस चीज़ से। अभी तो खैर डिजिटल डर बिकता बहुत है ना, एग्जैक्टली डर हो गया, नेगेटिविटी हो गई, या फिर आप कह लो कि गलत चीज़ें, मिस इन्फॉर्मेशन, ये वाकई में बहुत बिकती हैं। और अगर आज के टाइम की बात करें फिर भी मैं ये कहूँगी कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक ब्लेसिंग है कि फिर भी लोगों को अपना मुद्दा बयां करने की एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बट स्टिल मुझे ये लगता है कि बहुत एक लंबी रेस है जिसको बहुत कंसिस्टेंट होकर आपको जो है ना वो चलना पड़ेगा, तभी जाकर जो चीज़ें वो बेहतर होती यार। उसके साथ साथ अगर देखा जाए ना तो जैसे हम देखते हैं कि रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको कोई लूप होल मिलता भी है तो उसे जो है पूर करने की जो है वो कोशिश की जाती है कि उसे किसी तरह फिल किया जा सके। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम देखते हैं ना कि ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी तगड़ी तो है लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होती है। लेकिन वहाँ पे जब तक वो आता है ना नया एक रूल जो है आता है, तब तक चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती हैं। हालांकि इम्प्लीमेंट करने को बहुत जल्दी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, यानी कि जो अपने हित की चीज़ें होती हैं वो तो रातों रात ही इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, लेकिन जो अपने हित की नहीं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, यानी कि आप कितना क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, आपका एक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल। और फिर वही बात है, सिस्टम जो है वो लोगों से बनता है और जो उसमें बैठे हुए लोग हैं वो कितने ईमानदार हैं अपने कंट्री को लेकर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना।